हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो अपना टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस है। ठीक है, तो हम लोग टाइम डोमेन रिस्पांस पूरा देख चुके हैं और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो अब तक जो हम लोग यूज़ करते थे ना, ये टी एस ट्रांसफर फंक्शन एस जो एस डोमेन यूज़ कर रहे थे, उस एस डोमेन से हम लोग जी ओमेगा के डोमेन में आते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई साइनसॉइडल इनपुट दोगे तो साइनसॉइडल ही रिस्पांस आएगा। अगर हम साइनसॉइडल रिस्पांस पे साइनसॉइडल इनपुट बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड द साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। और हम इसको ना डिनोट जब भी साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन या हम जब डिनोट करेंगे दैट इज कॉल्ड जी ओमेगा। ये जी ओमेगा जो होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो इस डोमेन में जो ट्रांसफर फंक्शन था वो टी एस में हम ले रहे थे, इस जो हम लोग जानते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जैसे हम आएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास जे ऑफ जी ओमेगा आ जाएगा, जो कि हम लोग डायरेक्टली एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब आता है क्या है कि एक्चुअल में हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, जैसे कि अब कोई टी एस ट्रांसफर फंक्शन था जिसको हम एस पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा करके क्या था, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया। ये इसका एंगल होगा। हम यहाँ पे फेज और एंगल दोनों को अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, जैसे कि हम उसके बारे में बता देंगे तुम्हें। ठीक है, अपने पास ना देखो, तो ये अपने पास क्या है, टी ऑफ जे ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और फेज आएगा। फेज हमारे पास जो है ये एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, ये हमारे पास फेज हो गया। हमारे पास क्या है कि एक इनपुट दे रखा है, हम लेट्स एक इनपुट लेते हैं आर टी इज इक्वल टू साइन के फॉर साइन में ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ थीटा हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड इसका क्या ए हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ए होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट, ओमेगा इसमें जो है सो फ्रीक्वेंसी हो रहा है, और थीटा जो हो रहा है मेरा फेज इनपुट हो रहा है। कोई भी थीटा इज फेज इनपुट। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सी टी निकालोगे तो आर टी इंटू टी ऑफ जी ओमेगा, क्योंकि जब हम लिखोगे टी एस इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस होता है ना ट्रांसफर फंक्शन, वही सी एस बाई आर एस होता है, आउटपुट बाई इनपुट, उसी को हम सी टी बाई आर टी लिखते हैं। अब टी ऑफ, अब यहाँ पे जी ओमेगा लिख लिया है क्योंकि हम इस इक्वल टू जी ओमेगा पुट किया है, तो यहाँ से एंगल हो गया। और ये हमारे पास ये ना एंगल ऑफ ये हमारे पास था ना, ये इनपुट वाला आर टी वाला था, एंगल ऑफ थीटा इंटू टी ऑफ जी ओमेगा और एंगल ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा, इसको फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास जो ए इंटू टी मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा एंगल थीटा प्लस एंगल ऑफ टी ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू बी एंगल फाइव, ये तुम्हारे पास टोटल निकल के आएगा। ये बी जो हम रिप्लेस किया इसको पूरा इसको ले लिया है, पूरा मैग्नीट्यूड को ले लिया, तो दैट इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ए इंटू टी ऑफ जी ओमेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। एंड फाइव जो हमारे पास हो गया थीटा प्लस एंगल ऑफ जो ट्रांसफर फंक्शन का एंगल और जो इनपुट का एंगल है वो हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेज रिस्पॉन्स। यहाँ मैग्नीट्यूड जो हो रहा था वो टाइम का, इनपुट का और जो ट्रांसफर फंक्शन था वो दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक सिस्टम दे रखा था, वही ट्रांसफर फंक्शन बोले तो दे रखा था, या कोई सिस्टम दे रखा है दैट इज टी इक्वल टू जी ओमेगा, तो हम इसको ना ट्रांसफर फंक्शन ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की तरफ में दे रखा है। तो यहाँ पे हम जो फाइंड आउट किए वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आर टी ले लिए और ये एंगल सेम चीज़ उसी चीज़ को यहाँ पे फिगर से रिप्रेजेंट किया। मोस्ट अब इंपॉर्टेंट सबसे बात आती है, यहाँ तक तो जो कहानी थी, ये जो कहानी है वह फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की कहानी। अब वो तो हम सिंपल एक ही इसमें मोटे मोटे तौर पे हम यही बात समझ लिए कि जो हम लोग ना जो टाइम डोमेन में यूज़ कर रहे थे उसको एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करके डायरेक्टली हम लोग क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं। पहले एक मोटी बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा क्या है कि ना हम लोग ये देख लिए थोड़ा बहुत साइन की कैसे हम लोग टाइम डोमेन या मैग्नीट्यूड को अलग लेते हैं, फेज को एंगल फेज की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ना, जब भी कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है टी ऑफ जी ओमेगा तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ये तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जी ऑफ जी ओमेगा, इट इज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसके मैग्नीट्यूड को और फेज फंक्शन को दोनों को अलग अलग लेते हैं। मैग्नीट्यूड और फेज फंक्शन को, फेज फंक्शन विल बी रियल फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड दे विल बी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। देखो अपने पास ना ये अपने पास है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर। ओपन लूप मतलब सिंपल जीएस सिस्टम, तो इसको एस ऑफ जी ओमेगा पुट करोगे तो ये जी ऑफ जी ओमेगा मैग्नीट्यूड एंगल निकल गया। ओपन लूप ट्रांसफर में जी एस ऑफ एच एस, तो जी एस अगर एच एस होगा दोनों में जी ओमेगा पुट करोगे, जी ऑफ जी ओमेगा एच होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, और ये होगा एंगल ऑफ जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा, जब पोलर प्लॉट नाइकस प्लॉट बताएंगे तो और भी अच्छा से सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। अभी भी देखो और समझो थोड़ा बहुत, ये सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा है, पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा सिर्फ कर रहा है। देखो और ये तुम्हारे पास एस ऑफ जी ओमेगा यहाँ भी पुट किए, यहाँ क्लोज ट्रांसफर फंक्शन है कोई,
तो एम एस इज इक्वल टू जी ऑफ एम एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी एस कुछ भी क्लॉज लूप ट्रांसफर फंक्शन एम एस ले रखा है यहाँ पे जी ओमेगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड एंगल निकल गया। तो यही सब बात यहाँ पे लिखा है कि ये जो है ना जी ऑफ जी ओमेगा, एम ऑफ जी ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा, ये सब मैग्नीट्यूड फंक्शन है, ये सब फेज फंक्शन है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एच एस का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है सेम। अगर ऐसा एच एस इज इक्वल टू 1 हो गया तो एल टी एफ जो होगा ओपन लूप या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अगर 1 यूज कर दोगे तो 1 1, तो जी ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ऑफ जी ओमेगा, ये लिखा है। ठीक है, बात होता है कि जो हम टाइम डोमेन रिस्पॉन्स जब हम देख रहे थे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट और सेटलिंग टाइम, डिले टाइम, ये सब चीज़ देख रहे थे। सेम एज इट इज़ हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में कुछ टर्म्स स्पेसिफिकेशन होता है, दैट इज का रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ, कट ऑफ रेट्स, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंट पीक की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो हम लोग जो ट्रांजिएंट टाइम में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था वो क्या था, लार्ज ओवरशूट था, तो दैट इज जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट था। सेम एट इज यहाँ पे रेजोनेंट पीक होता है, इसे लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज रेजोनेंट पीक, और लार्ज रेजोनेंट पीक कॉरस्पॉन्ड टू द लार्ज ओवरशूट इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। उसी को टाइम रिस्पॉन्स को हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, या फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी डोमेन को फ्रिक्वेंसी में बात करते हैं। तो ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम लोग किससे मैक्सिमम ओवरशूट को ना रेजोनेंट पिक से क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो मैक्स रेजोनेंट पिक है वहाँ टाइम डोमेन में या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पिक ओवरशूट बोलते हैं। अब ओमेगा आर की बात करते हैं तो द फ्रिक्वेंसी जो ये ऐसा फ्रिक्वेंसी होता है जिसमें रेजोनेंट पिक जो होता है वो मैक्सिमम एट विच द रेजोनेंट पिक अकर, जो वहाँ पे रेजोनेंट पिक अकर होता है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी का। दिस इज रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसी को हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स या बोले तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में ना इसको हम लोग बोलते क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, और बोलते हैं स्पीड ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कितना स्पीड से ट्रांजिएंट का रिस्पॉन्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ जो होता है इट इज़ अ रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी। कोई भी नॉर्मलाइज अगर कोई सिस्टम गेन कर रही है तो इट इज़ मोर देन -3 dB, that is the it is gain, that is bandwidth, the bandwidth range of frequency which is normalized gain of the system is more than 3 dB। और ये जो 3 dB होता है दैट इज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक जब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कोई भी बोलते हैं कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है दैट इज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो ये एक तरह का मिनिमम फ्रिक्वेंसी होता है। नॉर्मलाइज गेन, इसी को हम लोग यहाँ पे एज ए बैंडविड्थ के टर्म में नॉर्मलाइज गेन बोल रहे हैं। बैंडविड्थ जो होता है वो यूजुअली क्या डिफाइन करता है, क्लोज लूप सिस्टम को, और ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को कुछ फ्रिक्वेंसी लेस देन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो लेट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लेस होता है दैट इज़ बैंडविड्थ को, उस तरीके के सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, बाकी को स्टॉप कर लेता है। बैंडविड्थ इज मेजर द एबिलिटी ऑफ द फीडबैक सिस्टम टू प्रोड्यूस द इनपुट सिग्नल, नॉइज, रिजेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइज टाइम। द बैंडविड्थ इज कॉरस्पॉन्ड टू द स्मॉल राइज टाइम एंड द फास्ट। जब भी बैंडविड्थ क्या होता है, अगर बैंडविड्थ को कॉरस्पॉन्डिंग बोले तो स्मॉल अगर राइज टाइम होगा तो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। कट ऑफ रेट की बात करते हैं तो ये स्लोप ऑफ द लॉग मैग्नीट्यूड होती है curve near the cutoff frequency, it is called the cutoff rates, or the its rate indicate ability of the system to distinguish the signal from the noise। सारे चीज़ को धीरे धीरे देखेंगे विद द ग्राफ, विद द डेरिवेशन भी देखेंगे। अभी थ्योरी देख लेते हैं। तो गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन अगर कोई भी सिस्टम का गेन मार्जिन तो पूछता है तो हम लोग पोलर प्लॉट, नाइकस प्लॉट में भी देखेंगे, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। वो बोलता है क्या है कि सिस्टम को कितना गेन ऐड करोगे ताकि वो सिस्टम क्या करे, इन स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ चले आए। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेन टू बी एडेड टू द सिस्टम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिस्टम टू बी वर्ड्स ऑफ इन स्टेबिलिटी। वो अपने सिस्टम इन स्टेबिलिटी सिस्टम को स्टेबिलिटी में चला जाए, इस तरीके का कितना गेन ऐड करोगे, दैट इज़ द गेन मार्जिन। तो हम गेन मार्जिन का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास ये कि गेन मार्जिन द रिसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर हम बोले तो गेन मार्जिन जो होता है रिसिप्रोकल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट द किस फ्रिक्वेंसी के लिए, ओमेगा पीसी के लिए, दैट इज कॉल्ड द फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी। सब बात करेंगे फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी, बोडे प्लॉट में भी बात करेंगे इसका। तो ये ओमेगा पीसी के लिए फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। तो फ्रिक्वेंसी एट विच द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी एट विच द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी। कभी भी क्या होता है, इट इज़ अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है ना 180 डिग्री को, अगर कोई पोलर प्लॉट बनाते हैं तो वो 180 डिग्री को -180 डिग्री जो है ना, अगर एक 180 डिग्री लाइन को कट करता है दैट्स पॉइंट इज द फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो गेन मार्जिन हो गया ये, और गेन मार्जिन डीबी में अगर एक्सप्रेस करोगे तो गेन मार्जिन डीबी में तो 20 log के जी इंटू जी जो जी गेन मार्जिन के और जी जो लिखा है इन डीबी तो 20 log के इंटू जी, और इसको हम लिख सकते हैं 20 log ये 1/जी ये। तो ये हमारे पास ना जी ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा पी सी, दैट इज कॉल्ड द गेन मार्जिन। इट इज़ अ रेसिप्रोकल, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एट द ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। हम ओमेगा फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी पर ही गेन मार्जिन निकालते हैं, और फेज मार्जिन निकालते हैं किस पे, गेन क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी पे। ये सब भी देखेंगे धीरे धीरे करके।
गेन मार्जिन द डीबी इन विच द नेगेटिव ऑफ द डीबी मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड द फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन अगर हम डीबी में लेते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द डीबी मैग्नीट्यूड द फेज क्रॉस। गेन मार्जिन एडिशनल गेन, कितना एडिशनल गेन, द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम टू बी द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, किसी तरह के सिस्टम का स्टेबिलिटी के अफेक्ट किए हुए जैसे कितना गेन हम उसमें एडिशनल गेन कर सकते हैं सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या एडिशनल गेन कितना कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किए हुए। फेज मार्जिन की बात करते हैं, जस्ट देखो फेज मार्जिन आ ही गया। फेज मार्जिन जो होता है एडिशनल फेज लैग, कितना फेज लैग हो रहा है, दैट इज गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग जब भी गेन मार्जिन बात कर रहे थे फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिस्टम टुवर्ड्स टू बी इन स्टेबिलिटी। गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा जीसी बोलते हैं इसको, द फ्रीक्वेंसी एट द मैग्नीट्यूड ऑन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी। यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूनिटी गेन करता है, यूनिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच का डीबी मैग्नीट्यूड इज 0। अगर फेज मार्जिन की बात करते हैं तो बाई एडिंग द 180 डिग्री, तो ये होता है फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी सी पे, ओमेगा जी सी, यही एंगल ऑफ जे ओमेगा जी सी पे जो एंगल आता है उसका सम अगर निकालते हैं 180 डिग्री में तो वो हमको दे देता है फेज मार्जिन। एंगल ऑफ जे ओमेगा फेज एंगल एंड इट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी से। मैंने पहले बताया कि जो हम लोग फेज मार्जिन निकालते, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हम लोग गेन मार्जिन निकालते हैं और गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फेज मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा है कि जी पे पी निकालते हैं और पी पे जी निकालते हैं बस। फेज मार्जिन इंडिकेट द एडिशनल लैग विद दैट्स प्रोवाइडेड टू द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो हम रेजोनेंट पीक और जो ऊपर में जितने टर्मोलॉजी को बात किए उसको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उसका डेरिवेशन निकालते हैं, उसका फॉर्मूला को एनालाइज करते हैं कि आखिर क्या फॉर्मूला आता है, जब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अवेलेबल होगा तो हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। मोस्ट यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उस सब तो थ्योरी था, न्यूमेरिकल बेसिस तो यहीं से पूछेगा। कंसीडर द क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये हमारे पास सी एस बाई आर एस हो गया था, एम एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, नो डाउट। अब हम क्या करते हैं ना, इस इज इक्वल टू जी ओमेगा, सिंपल क्या है कि पुटिंग द विद द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए ऑब्टेनिंग बाय द लेटिंग बोले तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दिया मैंने, जे ओमेगा पुट किया, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा, इट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास सिंपल हमने सबके जे ओमेगा, जब भी हम जे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है कि जे इंटू जे माइनस वन होता है, जे इंटू जे माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर ये जे इंटू जे माइनस वन इजकल टू मतलब कि माइनस ओमेगा हो जाएगा, डब्लू का ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा, जे इंटू जे का स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस मल्टीपल में जे इंटू जे ओमेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा एन, तो ये मल्टीपल हो गया ओमेगा एन इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा एन का ओमेगा एन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा क्या होगा सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर निकाल नीचे में डिनोमिनेटर में निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ अगर ओमेगा एन को निकालोगे तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा एन डिवाइडिंग में लगाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इसको मल्टीपल करोगे तब तो ओमेगा, फिर इस तरीके से सिंप्लीफाई करो, जे इंटू 2 इंटू जी ओमेगा एन बाई ओमेगा एन प्लस 1, तो ये करोगे सिंप्लीफाई, देन आफ्टर ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास जो टर्मोलॉजी बच जाएगा ये देखो 1, ये 1 को इधर खींच लिया, 1 माइनस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई ओमेगा एन का दोनों का स्क्वायर था इसलिए ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस जे इंटू 2 जीटा इंटू ओमेगा बाई ओमेगा एन। और ये ओमेगा बाई ओमेगा एन जो होता है, ये ओमेगा बाई ओमेगा एन जो होता है इसी को हम लोग नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कभी कभी पूछ लेता है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दे देता है सिस्टम, पूछ लेगा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी क्या है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, अब हम बात करते हैं कि अगर एम ऑफ जी ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर एम ऑफ जे देयर फॉर द एम ऑफ जी ओमेगा क्या हो जाएगा। अब हम अगर चेंज कर दें इसको, पूरा म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, एम ऑफ जी ओमेगा को सिर्फ, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिंपल सबके जगह पे ओमेगा बाई ओमेगा इनको जगह पे म्यू से रिप्लेस कर दिए, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा इंटू म्यू, कोई दिक्कत नहीं आता। एम जो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और अल्फा जो हो गया मेरे पास अल्फ़ा, अगर मेरे पास अल्फ़ा जो है एक तरह का फेज ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो ये इसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, को भी अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी है। अगर हम कोई कम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं प्लस आयोटा बी, तो उसका क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं, रूट में डालते हैं, सेम एज इट इज़ इसको स्क्वायर किया रूट में डाल दिए, इसीलिए रूट को ऊपर ले लिए। तो सिंपल ये चीज़ें हम किए हैं, क्या आता है 1 प्लस रूट अंडर, ये भी लिख सकते हैं नीचे में, रूट अंडर 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू म्यू का होल स्क्वायर, ये कर सकते थे। और थोड़ा सा क्या किया ना, इसको और भी अधिक सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर खींच लिया, ऊपर करने के 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बाई जीटा, सेम इसको 2 का स्क्वायर कर लिया 4 जीटा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल के इसलिए साइन नेगेटिव आ गया।
ऑफ अल्फा एंगल निकालोगे तो एंगल कैसे निकालोगे, कभी भी हम क्या निकालते हैं, tan इनवर्स निकालते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। तो सिंपल एंगल ऑफ एम ऑफ जे ओमेगा माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। इमेजिनरी हमारे पास ये टर्म था 2 इंटू जीटा इंटू म्यू, और ये रियल पार्ट था 1 बाई, तो ये हमारे पास हो गया। देखो डेरिवेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक्चुअल कैसे मतलब चीज़ें ना हो रहा है, कैसे रियल लाइफ में ना हम समझेंगे। एकदम से फार्मूला रट लोगे, ठीक है, पहले समझना जरूरी है, फिर फार्मूला तो रटना ही है। द रेजोनेंट पीक इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। द रेजोनेंट पीक क्या होगा, मैक्सिमम जब वैल्यू होगी एम की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गया, मैग्नीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम, दैट्स मीन्स देयर इज पीक इज मैक्सिमम। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू देन एम कैन बी ऑब्टेन डिफरेंशिएशन। हम लोग कभी भी क्या करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, कभी भी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन एम को विद रिस्पेक्ट ऑफ यू। तो लेटिंग द एम डी एम बाई डी यू इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर। हम इसको रेजोनेंट क्या करते हैं ना, म्यू को म्यू आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो म्यू आर जो होता है हमारा, यही म्यू जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी था, यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा। देखो तो ये ना म्यू आर इक्वल टू ओमेगा आर बाई ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आर बाई ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म्यू को ना म्यू आर से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये ना ओमेगा नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना, डिफ्रेंशिएशन देखो, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, डिफ्रेंशिएशन हमको इसका करना है मैग्नीट्यूड का, एम का डिफ्रेंशिएशन करना है। के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये वैल्यू एम का वैल्यू पुट किए। देखो एम का वैल्यू क्या आया था, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ 1/2, ठीक है, क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल किए थे तो ये हो गया था, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करना बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स की पावर एन का ना, एन की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, -1 और 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर एज इट इज़ सबको रखेंगे, और इसमें 1 माइनस एन माइनस क्या है कि एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो एन एक्स की पावर अगर एन होता है तो एन एक्स एन माइनस एन होता है। तो वही हम यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 और माइनस का 1, तो 3/2 आ जाएगा ये। तो ऐड होके 3/2 आ जाएगा। पहला डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा अब हम ना इनसाइड इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई म्यू स्क्वायर, 2 इंटू 1 बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद म्यू टू दी पावर 2 और पावर इसका पावर 1 कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और पावर मल्टीपल हो जाता है, एक पावर कम जाता है सिंपल अगर बात बोलो तो। या फिर इसको देखो, इसमें अगर करोगे तो क्या है, सिर्फ म्यू है तो 2 म्यू हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 2 म्यू, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 म्यू, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 म्यू, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा। इनसाइड भी करोगे तो फिर इनसाइड भी करना है यहाँ पे, तो 2 म्यू हो जाएगा, और n माइनस 2 म्यू और n माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 म्यू इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ u वाला का। अब इसको देखते हैं, तो 2 इसका हो जाएगा 2 म्यू, पावर 1 कम जाएगा, तो 8 मल्टीपल कर दोगे तो 8 जीटा स्क्वायर म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल सिंपली फिर से इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, तो टोटल सिंप्लीफाई जब करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा -4u। देखो ये यहाँ से लिख रहे हैं कैसे, 2 इंटू ये हो जाएगा, टोटल जब इसको लिखोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4 म्यू 1 माइनस जीटा का 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 8 जीटा इंटू म्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले टर्म्स को देखो, ऊपर वाले टर्म्स को लिया, ये वाला टर्म्स को जब सॉल्व करोगे, 1 मिनट, देखो ये वाले टर्म्स को ऊपर वाले को लिखोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये वाले टर्म्स को यहाँ पे खींचा है, ठीक है, और माइनस का माइनस एज इट रखा है 1/2, ठीक है। और ये वाला टर्म्स को क्या ना, रेसिप्रोकल वाले को नीचे ले लिया। जब इसको नीचे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पूरा आ गया, तो ये साइन बदल जाएगा सिर्फ, ठीक है, साइन बदल गया। अब हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 म्यू 1 माइनस म्यू का स्क्वायर माइनस 8 इंटू, ये मल्टीपल माइनस में चला जाएगा, 8 इंटू जीटा स्क्वायर बाई म्यू, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास म्यू प्लस ये पूरा डाटा का पूरा डाटा सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि रिप्लेस म्यू को ना, जो हम रिप्लेस किए हुए थे कि म्यू को म्यू आर से, अब हम फिर से इसको रिप्लेस म्यू बाय द म्यू आर, और ये ना इक्वेट करना चालू करते हैं। जो म्यू को हम म्यू आर से रिप्लेस किए हैं, म्यू आर अब सबका म्यू आर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबको सिंपल क्या किए, सिर्फ म्यू को जो यू जो है ना, यू को यू आर लिख लिए, इसको म्यू बोलते हैं, तो ये म्यू आर लिख लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको ना क्या करना है कि द इक्वेशन ऑफ 3.12 इसको क्या करना है, जीरो कर देते हैं। इफ़ न्यूमरेटर इज जीरो, अगर न्यूमरेटर के वैल्यू को जीरो इधर करोगे तो इधर सिर्फ क्या हो जाएगा, इधर होकर जीरो हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो सिर्फ ये वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो ये
4 म्यू आर प्लस 1 माइनस म्यू आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 जीटा स्क्वायर म्यू आर इंटू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ब्रेक किए इसको, अब देन इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा, और देन इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 4 से कैंसिल आउट हो गए, और जीटा म्यू आर से एक म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये आ जाता है। म्यू आर का वैल्यू ये आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट पिक, और ये हमारा रेजोनेंट पिक का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। ये मेरे पास रेजोनेंट पिक का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये मेरे पास म्यू आर आ गया, रेजोनेंट पिक कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, रेजोनेंट पिक। अब हम कंडीशन जो पुट करते हैं, पुट द कंडीशन ऑफ एम आर, तो हम रेजोनेंट पिक देख लिए क्या होता है, म्यू आर इजिकल टू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब हम कंडीशन देखेंगे, पुट द दिस कंडीशन ऑफ इक्वेशन एम एंड सॉल्व द में क्या है, हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, रेजोनेंट निकाला है, मैक्सिमम रेजोनेंट जो होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट पिक वही निकाल रहे हैं हम लोग निकाल ही रहे हैं रेजोनेंट पिक। तो एम का कंडीशन क्या था, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा था वो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था, कहाँ गया, ये था ना, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो मेरे पास ये आ रहा था 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू म्यू इंटू स्क्वायर, अगर 1/2 अगर नीचे में ले लेते तो ये हमारे पास 1/2 जो है सर रूट अंडर यही होता है ना मैग्नीट्यूड। अभी बता ही रखें कि क्या होता है मैग्नीट्यूड, रियल इमेजिनरी का, ये जो रियल इमेजिनरी का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे हमारे पास ना, अब हम कंडीशन को डालते हैं। तो मेरे पास ये कंडीशन था, सिंपल इस इक्वेशन को उठा लिया हमने, ये कंडीशन इसको उठाया, इस इक्वेशन को उठाया, इसकी इक्वेशन को उठा के अब म्यू आर की जगह पे आप देखो क्या करते हैं। तो ये इक्वेशन उठाया और मैंने क्या पुट करना चालू किया, ये हाँ, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। अब देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर पुट करेंगे, और म्यू आर हमारे पास क्या है, रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो जितना भी अब इस कंडीशन में ना हमारे पास 1 माइनस रूट अंडर, ये रूट देखो रूट मैग्नीट्यूड निकला 1 माइनस, अब म्यू आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डालेंगे, रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 माइनस जीटा। तो इसमें भी म्यू आर की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ गया, सिर्फ म्यू आर, और तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपल इसमें भी ये आ गया और इसमें भी ये आ गया, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये म्यू आर का होल स्क्वायर से रूट चला गया, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/4 जीटा दी पावर 4 जीटा स्क्वायर माइनस 8 जीटा, ये रूट में सब वैल्यू रूट में। फिर इसको क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में जो इक्वेशन तुम्हारे पास बचेगा 1/2 जीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास रेजोनेंट पिक होता है 1 माइनस 1/2 जीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हमारे पास रेजोनेंट पिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं म्यू आर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, देखो ऊपर में बताए थे ना, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये रहा ना, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो ओमेगा बाई ओमेगा, और ये रहा ना, ये ओमेगा आर बाई ओमेगा है, ठीक है। तो म्यू आर इजिकल टू ओमेगा आर बाई ओमेगा होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम अब यही इसको यूज किए ओमेगा आर बाई ओमेगा एन, और ये म्यू आर के वैल्यू, तो म्यू आर का वैल्यू अभी निकाल लिए रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको इक्वेट किए इधर ओमेगा एन को मल्टीपल कर दिए, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये ओमेगा आर इज इक्वल दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ये नहीं होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आ गया वो हो गया ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब बैंडविड्थ की बात करते हैं तो नॉर्मलाइज बैंडविड्थ जो होता है ओमेगा बी बाई ओमेगा एन होता है, ठीक है। अब हम म्यू को ना जो म्यू को म्यू बी से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे क्लोज सिस्टम का तो कभी भी बोलते हैं बैंडविड्थ क्या होता है कि 3 dB से dB के पास होता है, और द इट इज़ और इक्वल टू -3 dB, ठीक है। तो 1/√2 इसको अप्रोक्स हम ले लेते हैं 1/2। तो हम m इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। ये पूरे को ना, ये जो पूरा है जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया था उस मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं 1/√2 से इक्वेट कर लेते हैं। तो अब इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन ये आएगा, इसको अगर ऊपर खींचोगे तो ये क्या होगा, माइनस सिंपल दोनों में क्या करोगे, इसको रूट को हटाने के, अगर रूट को हटेगा तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा ऑन द स्क्वायरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। देन इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2ab, तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो देन तुम्हारे पास ये आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करोगे ना 1 म्यू बी पावर 4, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा लास्ट में। और देन आप क्या करना है ना कि एक्स म्यू बी का होल स्क्वायर को ना एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर जो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो प्लस 1 ये जो इक्वेशन होता है तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम यूज किए हैं। तो बी स्क्वायर का पूरा ये पूरा ले लिए, ये पूरा बी स्क्वायर ये ले लिए यहाँ पे। अब बी स्क्वायर का तो स्क्वायर का 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद ये सब का होल स्क्वायर प्लस 4 2ac 2ac। तो ये 2ac जो हम यूज करेंगे म्यू बी, तो ये 4ac बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, जब इसको यूज करोगे ना 4ac तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास लास्ट में, और ये तुम्हारे पास नीचे में 2ac होता है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है और ये तुम्हारे पास 1 है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीपल होता है यहाँ पे और ये 1 मल्टीपल होता है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास यही आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 जीटा स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास जो इक्वेशन आता है वो ये आता है एक्स का वैल्यू। अभी एक्स के वैल्यू में हम रूट एक्स का वैल्यू क्या था म्यू बी था, वहाँ पे हम लोग रूट एक्स के जगह पे ना जहाँ भी रूट एक्स आएगा तो वहाँ पे म्यू बी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसके पूरे टर्म्स को रूट में लगाओगे, जिसको पूरे टर्म्स को रूट में लगाओ तो 1 माइनस 2 जीटा प्लस रूट अंडर ये हो गया, इसका रूट हो गया ये पूरा का पूरा रूट, वही वाला रूट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये रूट्स पावर में रखा है। तो म्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई ओमेगा एन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बैंडविथ क्या हो जाएगा, बैंडविथ हमारा क्या होगा डब्ल्यू बी इज इक्वल टू म्यू बी इंटू डब्ल्यू एन। तो म्यू बी इंटू डब्ल्यू एन तो म्यू ओमेगा एन इज इक्वल टू ये पूरा टर्मोलॉजी 1/2 जीटा स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा के पावर 4, ये रूट में सारे टर्म्स। तो ये तुम्हारे पास इतना ही पूछता है। ज़्यादातर क्या है कि 4-5 चीज़ें पूछ लेता है कभी भी, कि सबसे पहले रेजोनेंट पिक पूछ सकता है, मैक्सिमम रेजोनेंट पिक पूछ सकता है, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद रेजोनेंट पिक पूछ सकता है, रेजोनेंट पिक मैक्सिमम रेजोनेंट पिक वही हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविथ हो गया, बस इतना ही चीज़ पूछता है। ठीक है, फेज मार्जिन और गेन मार्जिन, तो इसमें गेन मार्जिन कैलकुलेट नहीं करता है, फेज मार्जिन सिर्फ कैलकुलेट होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में। तो देखो फेज मार्जिन देखोगे तो फेज मार्जिन के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास यही था। ये हमारे OLTF का बात कर रहे हैं, जब हम सिस्टम को किसी यूनिटी फिर सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का ना ये GS है, सिर्फ HS नहीं है। अगर HS लेते हैं तो ओमेगा एन स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जी ऑफ जी ओमेगा को नाम इसको जी ओमेगा पुट किए, देन सिंप्लीफाई करना चालू किया तो ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन और ये जे ऑफ ओमेगा एन और ये हमारे पास S स्क्वायर देता ना, उसको जो जे ऑफ ये हो गया जे ऑफ ओमेगा एन बाई ओमेगा एन, ये मल्टीपल ऑफ ओमेगा एन। ठीक है, एस ऑफ जी ओमेगा एन पुट करोगे यहाँ पे एस ऑफ जी ओमेगा एन, तो ये ओमेगा एन हो जाएगा और ये जी ओमेगा इंटू जी ओमेगा क्या होता है, क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, ये हो जाता। तो इसको ना थोड़ा सा और क्या सिंप्लीफाई किया है कि और ये हो जाता तुम्हारे पास 2 जीटा। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या किया है कि ओमेगा के जगह पे ना ओमेगा बाई ओमेगा एन पुट किया है, समझा। तो ये हम जो पहले देख चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ये ना डब्लू को हम लोग जो ओमेगा है ओमेगा बाई ओमेगा डब्ल्यू एन जो हम लोग लेते हैं, ये देखो यहाँ से जैसे हम लोग सिंप्लीफाई किया था ना ये नॉर्मलाइज डब्लू बाई ओमेगा एन, सेम इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसा बनाया। ठीक है, ताकि म्यू आ जाए। तो ये करोगे तो डब्लू को ना जितना भी जे जो ओमेगा है ना उसको ओमेगा एन बाई एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा बाई ओमेगा एन हो गया, यहाँ पे 2 जीटा इंटू ओमेगा एन ओमेगा बाई ओमेगा एन, ये ओमेगा एन एक ओमेगा एन ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो जे आ जाएगा, जे ओमेगा बाई ओमेगा एन आ जाएगा और ये ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल होकर ये ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 जीटा प्लस जे बाई ओमेगा बाई ओमेगा एन हो गया। और नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं ओमेगा बाई ओमेगा एन होता है, उसको रिप्लेस कर दोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 बाई जीटा इंटू 1 बाई जे ओमेगा, ये जे अब ना ओमेगा एन को ना म्यू बाई ओमेगा एन करोगे तो ये तुम्हारे पास लास्ट में म्यू आ जाएगा, जे म्यू प्लस 2 जे जीटा प्लस जे यू। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग करके तो म्यू अगर कॉमन इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर हो जाएगा
ये म्यू स्क्वायर जे म्यू स्क्वायर वो माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तुम्हारे पास म्यू कॉमन आ जाएगा, 4 जीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू का होल स्क्वायर का सिर्फ इसका रूट निकालोगे ना, ये लोग इसका निकालते हैं। तो रियल इमेजिनरी का ये हो गया और म्यू आ गया तुम्हारे पास। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ म्यू लेंगे 1/, अगर कोई भी 1/j म्यू का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो म्यू लिखोगे। देन तो ये तुम्हारे पास सॉल्व करोगे तो इस म्यू को अगर अंदर लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 जीटा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और म्यू स्क्वायर 4 म्यू के पावर 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब फेज एंगल निकालोगे तो फेज एंगल तुम्हें पता ही है कि tan 90 डिग्री, इस म्यू की वजह से 90 डिग्री आ गया -90 डिग्री, और tan इनवर्स पूरा इसका tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, ये वाला इक्वेशन से निकालोगे। जे के ऊपर ले जाते हैं तो -90 डिग्री हो जाता है। ये पोलर प्लॉट में काफ़ी अच्छा बता देंगे, यहाँ भी समझ लो कि सिंपल। और ये तुम्हारे पास tan इनवर्स जब भी a माइनस आयोटा b का अगर tan थीटा निकालते हैं तो tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल आ जाता है। तो इमेजिनरी तो हमारे पास u है और रियल 2 जीटा है। ये तुम्हारे पास फेज निकल गया। अब हम गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ओमेगा जी सी। तो ओमेगा जी सी यहाँ पे यूनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ जी तो नॉर्मलाइज गेन फ्रीक्वेंसी जो था ओमेगा जी सी बाई ओमेगा एन, ठीक है। अब यहाँ से तुम यूज करना चालू करोगे तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ यूनिटी वी गेट ओमेगा एट ओमेगा इजिकल टू ओमेगा जी सी। उसी तरीके से म्यू इजिकल टू म्यू जी सी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के जगह पे ना जितने भी मैग्नीट्यूड में यहाँ जो निकला है उसमें हम यू जी सी, ओमेगा के जगह पे मतलब म्यू के जगह पे हम म्यू जी सी कर लें, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डाल दिए। तो ये सब हो गया। तो इसको इक्वेट इज इक्वल टू 1। देन सॉल्व करोगे इसको तो ये तुम्हारे पास ये भी तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब देन इक्वेशन बनने के बाद क्या, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एस स्क्वायर को मान लेंगे कि म्यू जी सी का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। फिर बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई डिवाइडेड बाई 2। तो सेम इसी तरीके से फिर से कर लिए। और देन हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो रूट्स आता है वो ये रूट्स आएगा। और देन इसके बाद पॉजिटिव साइन के साथ तो हम पॉजिटिव साइन वाला एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे सिर्फ, इसमें से ये वाला कंसिडर किए। और इसके बाद फिर से उस तरीके से रूट पुट कर देंगे। तो मेरे पास जो फेज मार्जिन निकल जाएगा वो 180 डिग्री प्लस रूट एंगल ऑफ जे ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, मतलब जो फेज गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फेज मार्जिन मिलता है। और गेन मार्जिन जो मिलता है, फेज मार्जिन हमको मिलता है गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, और फेज मार्जिन जो मिलता है फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर हमको गेन मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जब इसको इस एंगल को ना सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको तो क्या होगा एंगल इसमें, अगर तो फेज मार्जिन ये हो गया 180, ये वाला एंगल जो हमारे पास था -90 डिग्री प्लस tan इनवर्स, ये वाला एंगल यूज किया एंगल ऑफ जी ओमेगा। देन तो ये मेरे पास टोटल ओवरऑल जो इक्वेशन आता है ये, तो हमारे पास ना याद करने अगेन मार्जिन सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ना सिर्फ जो सबका फाइनल इक्वेशन फार्मूला है ना, जैसे कि इसका फाइनल फार्मूला क्या था, ये था कि ये वाला याद करना है अपने को, फाइनल इक्वेशन फेज मार्जिन का, वाई का फेज मार्जिन का ये इक्वेशन याद करना है जीटा वाला, ठीक है। ये अपने पास फेज मार्जिन के लिए जो फार्मूला निकल गया था ये वाला, ये गया ना फेज मार्जिन के लिए, ये मैग्नीट्यूड ये तो निकला फेज मार्जिन के लिए, तो ये निकला है, ठीक है। और बैंडविड्थ याद कर लेना, एक फार्मूला ये हो गया। और थोड़ा बहुत जो याद करने वाला लगे, नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट पीक जो होता है म्यू आर, दैट इज नॉर्मलाइज रेजोनेंट पीक। तो ये सब चीज़ें ना याद कर लेना। बाकी इतना ही था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में। अब जो टॉपिक बच जाता है वो पोलर प्लॉट बच जाएगा, नाइकस प्लॉट बचता है। ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हम लोग पोलर प्लॉट और नाइकस प्लॉट देखेंगे, और बोडे प्लॉट का ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, और काफ़ी अच्छा बताया, उससे अच्छा मार्केट में कहीं नहीं होगा, तो जाके देखो। और सिर्फ पोलर प्लॉट और नाइकस प्लॉट हम देखते हैं, उसको भी अपलोड कर देंगे। और इस तरीके से मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, टाइम रिस्पांस और जो बेसिक पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है, कंपनसेशन और कंट्रोलर और स्टेट स्पेस एनालिसिस को छोड़ के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।